जय हिंद, नमस्कार सभी बंधुओं, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास में पढ़ा था संगम वंश, और आज चर्चा करेंगे सालू व तुलु वंश पर। तो हेडिंग लगाओ, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य पार्ट सेकंड। विजयनगर संगम वंश के बाद हुआ था आपके सालू वंश। कौन सा राजवंश? सालू। और सालू वंश के बाद तुलु वंश, और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था अराविडु वंश। अराविडु वंश। विशेष रूप से अगर आपको जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं या जिनका रोचक इतिहास है, वो तुल्लु और संगम वंश का इतिहास रोचक है। सालू वंश में केवल दो ही बात याद रखनी है। एक तो सबसे कम शासन किन का रहा था? सबसे कम शासन रहा केवल 20 वर्ष। केवल कितना रहा? 20 वर्ष तक शासन किया सालू वंश ने। और सर्वाधिक शासन किसने किया था? संगम वंश ने। संगम वंश ने सर्वाधिक 149 वर्षों तक शासन किया। लेकिन विजयनगर साम्राज्य पर सबसे कम समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? सालू वंश। और कितने टाइम तक? केवल 20 वर्ष। सालू वंश का संस्थापक था नरसिंह। सालू वंश के संस्थापक का नाम था नरसिंह सालू। क्या नाम था? नरसिंह सालू। तो सालू वंश की तो कोई ज्यादा विशेष जानकारी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही क्वेश्चन बनता है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे कम समय तक शासन किनका रहा? सालू वंश का। टाइम पीरियड 20 वर्ष। कब से कब तक? 1485 से 1505। 1485 से 1505 तक रहा था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण आगे कौन सा राजवंश हो गया? तुल्लु वंश। कौन सा राजवंश? तुल्लु वंश। तो तुल्लु वंश के संस्थापक कौन हुए थे? तुल्लु वंश के संस्थापक का नाम था वीर नरसिंह। क्या नाम था? वीर नरसिंह। और अगर ध्यान रखना, तुल्लु वंश में पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कर्षण देवराय का। किनका बनता है? कर्षण देवराय। टाइम पीरियड भी याद रख लेना, 1509 से लेकर 1530 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे महान शासक कौन हुए थे? कर्षण देवराय। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे ध्यान से समझना, चिंतन करना, एक एक बात को याद रखना। तो शुरू करते हैं कर्षण देवराय। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? कर्षण देवराय। देखो, देवराय प्रथम व देवराय द्वितीय तो संगम वंश में हुए, और कर्षण देवराय तुल्लु वंश में हुए। लेकिन ये देवराय नाम वाले शासक हुए किस साम्राज्य में? विजयनगर। कर्षण देवराय विजयनगर का सबसे महानतम शासक था। विजयनगर का सबसे महान शासक कौन हुआ? तो विजयनगर का सबसे महान शासक हुआ था कर्षण देवराय। बहुत महत्वपूर्ण बात है। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन? कर्षण देवराय।
और कर्षण देव राय की पराक्रमता वीरता का उल्लेख बाबर नामा में स्वयं बाबर करता है। बाबर नामा में लिखता है कि उस समय भारत का सबसे ताकतवर राजा कौन था? कर्षण देव राय। देखो साथियों, जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि संगम वंश का सबसे ताकतवर तो देवराय द्वितीय, अपन केवल उसमें राजवंश की बात कर रहे हैं। संगम वंश में ताकतवर तो देवराय द्वितीय, तुल्लु वंश का ताकतवर कर्षण देवराय, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पावरफुल राजा हुए। देखो कर्षण देवराय की बातें। कर्षण देवराय शतरंज के खिलाड़ी थे। किनके थे? यानी कर्षण देवराय का मुख्य खेल कौन सा था? शतरंज। कर्षण देवराय का मुख्य खेल कौन सा था? शतरंज। ये किनके खिलाड़ी थे? शतरंज के खिलाड़ी थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नाम जब शतरंज आए, शतरंज का जन्म भारत में हुआ। शतरंज विजयनगर साम्राज्य का राष्ट्रीय खेल था और विजयनगर के शतरंज प्रिय खेल किस राजा का था? तो कर्षण देवराय का। वर्तमान में रूस, सूडान, उनका राष्ट्रीय खेल भी क्या है? शतरंज। शतरंज के खिलाड़ी, ये पुस्तक लिखी किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। शतरंज के खिलाड़ी, उस पर फिल्म बनाई सत्यजीत रे ने 1977। भारत व विश्व के प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। साथियों, यानी कर्षण देवराय का खेल कौन सा था? शतरंज। कर्षण देवराय की रानियों के नाम भी साथ में याद रख लेने हैं। रानियों में दो रानियां थी, किनके? कर्षण देवराय की। एक का नाम था तिरुमल और दूसरी का नाम था चिंता देवी। क्या नाम था? तिरुमल और चिंता देवी। कर्षण देवराय की उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण बात है, अक्सर इनकी उपाधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, एक तो है अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवन राज्य स्थापना करता। देखो, जो पहले तीन उपाधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें दो विशेष, आंध्र पितामह और आंध्र भोज। अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवनराज स्थापना करता। ये तो कर्षण देवराय की उपाधियां हुई। कर्षण देवराय स्वयं विद्वान थे। कर्षण देवराय ने तेलुगु भाषा में कई साहित्य लिखे थे। यानी स्वयं कर्षण देवराय ने पुस्तकों की रचनाएं की, ग्रंथ लिखे, और उनमें मुख्य रूप से जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय, आमुक्त माल्याद, ये रचनाएं किनकी हैं? कर्षण देवराय। कर्षण देवराय की रचनाएं जाम्बवती, कल्याणम, उषा परिणय और आमुक्त माल्याद। अब देखो, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, साथ में लॉजिक से याद रखना है। जो स्वयं विद्वान होता है उनकी संगति भी किनसे होती है? विद्वानों से। जो स्वयं विद्वान था कर्षण देवराय, स्वयं काव्य की रचना करते थे, तो उनके दरबार में भी ऐसी मंडली रहती थी जो किनकी रचना करती थी? काव्य की। और कर्षण देवराय के दरबार में 8 दरबारी विद्वानों की मंडली थी। वो कहलाई अष्टदिग्गज। क्या कहलाई? अष्टदिग्गज। किन के दरबारी थे? कर्षण देवराय के। लेकिन साथियों, अष्ट प्रधानमंत्री मंडल तो शिवाजी का था। अष्टांगिक मार्ग तो बौद्ध धर्म में प्रदान किए गए हैं। अष्टाध्यायी तो पाणिनि ने लिखा है, अष्टाध्यायी। तो
करसन देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज उपस्थित थे और उनमें सबसे महान तेलुगु साहित्य के कवि तेनालीराम पांडुरंग महात्म्य उनकी रचनाएं, तेनालीराम बटमूर्ति, ये सब किनके अष्टदिग्गजों में शामिल थे, किनके करसन देवराय के। तो करसन देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज उपस्थित थे। करसन देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 दरबारी विद्वान उपस्थित थे और इन अष्टदिग्गज में तेनालीराम बटमूर्ति और तेनालीराम की रचना याद रखना है पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। एक बार पुनः ध्यान दो, करसन देवराय यानी स्वयं विद्वान थे, तो कुछ रचनाएं स्वयं द्वारा रचित की गई। जामवती कल्याणम, उषा परिणय, आमुक्त माल्याद और दरबार में 8 विद्वानों की मंडली थी। 8 विद्वानों की मंडली क्या कहलाई? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में सबसे महत्वपूर्ण कौन? तेनालीराम। तेनालीराम या जितने भी अधिकांश दरबारी थे वो किस साहित्य से जुड़े हुए थे? तेलुगु। और तेलुगु विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा थी तेलुगु। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल था किनका काल? करसन देवराय का काल। करसन देवराय का जो काल था वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल था। हम कह सकते हैं स्वर्ण काल क्या हो या क्लासिक युग। वही तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है किनका? करसन देवराय का काल। और करसन देवराय के दरबार में कितने दरबारी विद्वान उपस्थित थे? 8 क्या कहलाई? अष्टदिग्गज। अब देखो, पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे प्रिंट कर लियो। चलो अब नेक्स्ट, करसन देवराय की अगर विजयों की बात करें तो इनके अभियान विजय देखते हैं। संपूर्ण रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार करने वाले शासक कौन थे? करसन देवराय। संपूर्ण रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार किया था किसने? करसन देवराय ने। तो करसन देवराय की विजय में अगर सीधा नाम से देखो तो एक तो उदयगिरी का ओडिशा में, उदयगिरी राजमुंदरी वारंगल, ये सब जीता था किसने? करसन देवराय ने। और करसन देवराय ने 1512 ईस्वी में किसे? बीजापुर को जीता। 1512 ईस्वी बीजापुर को जीता था किसने? करसन देवराय ने। या बीजापुर को क्या किया? परास्त किया। 1512 ईस्वी बीजापुर को परास्त किया और बीजापुर को परास्त करके संपूर्ण रायचूर दोआब आपने पढ़ा था पहले विजयनगर साम्राज्य में ही कि कर्षणा व तुंगभद्रा नदियों के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब हीरा व कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लोहा के लिए, कोयला नहीं, हीरा उत्पादन व लोहा के लिए। तो 1512 ईस्वी बीजापुर को परास्त किया, वह संपूर्ण रायचूर दोआब पर अधिकार किया।
संपूर्ण रायचूर द्वापर अधिकार किया था किसने? करसन देव राय ने। यानी उदयगिरी, राजमुंदरी, वारंगल, बीजापुर ये सभी अभियान किए करसन देव राय ने। करसन देव राय अगर योगदान देखें तो निर्माण कार्य में दो महत्वपूर्ण मंदिर बनाए थे। एक तो हजारा मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है। हजारा मंदिर में भगवान श्री राम का मंदिर है। किन की मूर्ति है? भगवान श्री राम की। और ये हजारा मंदिर कहाँ पर पड़ता है? हम्पी, कर्नाटक। हजारा मंदिर कहाँ पड़ता है? हम्पी, कर्नाटक। हजारा मंदिर व विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर ये भी कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक। तो हजारा मंदिर व विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था किसने? करसन देव राय ने। निर्माण कार्यों में एक तो कौन सा मंदिर बनवाया? हजारा, भगवान श्री राम का मंदिर है। लेकिन साथ में ध्यान रखना, करसन देव राय की वैष्णव धर्म में आस्था थी। वैष्णव धर्म में आस्था थी। अगर आपको पूछ ले इनका झुकाव किस पंथ, किस धर्म की ओर था, तो वैष्णव धर्म में आस्था थी। और हजारा मंदिर भगवान श्री राम का कहाँ पर? हम्पी, कर्नाटक में निर्माण कराया था किसने? करसन देव राय ने। करसन देव राय हजारा मंदिर के अलावा दूसरा कौन सा हो गया? विठल स्वामी मंदिर। ये भी कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। और ये किन के अनुयायी? यानी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, या वैष्णव धर्म में आस्था थी किनकी? करसन देव राय की। तो देखो साथियों, करसन देव राय विजयनगर के सबसे महानतम शासक। शासनकाल भी याद रखना है, 1509 से लेकर 1530। और खेल था इनका शतरंज। अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये हो गई इनकी उपाधियां। रानी का नाम तिरुमल चिंता देवी, स्वयं विद्वान थे। कई रचनाएं यानी जामवती कल्याणम, उषा परिणय, आमुक्त माल्याद, ये रचनाएं किन की हैं? करसन देव राय। दरबार में विद्वानों की एक मंडली थी, 8 विद्वानों की अष्टदिग्गज। और उन्हीं अष्टदिग्गज में शामिल थे तेनालीराम। तेनालीराम किस भाषा के? तेलुगु। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या स्वर्ण काल कहलाता है किनका? करसन देव राय का काल। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, बाबरनामा में दक्षिण भारत के किस शासक का विशेष रूप से उल्लेख करता है? करसन देव राय का। और बाबर ने लिखा है बाबरनामा में कि उस समय भारत का सबसे ताकतवर शक्तिशाली शासक कौन थे? करसन देव राय। विजयनगर के सबसे ताकतवर राजा कौन? वे करसन देव राय। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लियो। नेक्स्ट देखो, करसन देव राय का उत्तराधिकारी हुआ था अच्युत्य राय। और ध्यान रखना है, करसन देव राय किस राजवंश में है? तुल्लु। और ये सालू के बाद आया था कौन? तुल्लु। तो करसन देव राय के उत्तराधिकारी अच्युत्य देव राय। और अच्युत्य देव राय के समय एक ही बात याद रखनी है, अच्युत्य देव राय के दरबार में नूनीज एक व्यक्ति का नाम है पुर्तगाली। अच्युत्य देव राय के दरबार में पुर्तगाली व्यक्ति नूनीज आया था। दरबार में नूनीज यानी पुर्तगाली यात्री आया था। और उनके बाद सालू वंश में आपको शासक याद रखना है सदाशिव। तुल्लु वंश में, माफी चाहता हूं, तुल्लु वंश। तुल्लु वंश में आगे शासक याद रखना किसे? सदाशिव। और तुल्लु वंश
के अंतिम शासक कौन हुए थे? तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव। लेकिन सदाशिव के समय शासन की वास्तविक शक्ति किन के हाथों में थी? राम राय। सदाशिव तुल्लो वंश के अंतिम शासक, और सदाशिव के समय शासन की बागडोर वास्तविक रूप से किन के हाथों में थी? राम राय। और इन्हीं राम राय ने कहते हैं कि राम राय ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर, राम राय ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा था। तो वापस 4 बहमनी राज्य थे दक्षिण भारत में, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। चारों बहमनी राज्यों ने संघ बनाया था, और वो चारों बहमनी राज्यों ने संघ किन के खिलाफ बनाया था? विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। लेकिन मूल कारण क्या था कि राम राय ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा था। और राम राय के समय कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं तालीकोटा युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई। तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध का दूसरा नाम राक्षस तगड़ी या बन्नी हट्टी, राक्षस तगड़ी या बन्नी हट्टी। तारीख भी याद रखनी है। तालीकोटा युद्ध हुआ था आपके 23 से 25 जनवरी 1565 ईस्वी। 23 से 25 जनवरी 1565 ईस्वी। और तालीकोटा युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया। तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था रामराय। ये रामराय कहाँ के थे? यानी विजयनगर के रामराय व 4 बहमनी राज्यों के मध्य, यानी चारों बहमनी राज्यों ने मिलकर आक्रमण किया था। कहां पर? मिलकर आक्रमण किया था विजयनगर पर। तालीकोटा युद्ध रामराय व 4 बहमनी राज्यों के मध्य। ध्यान रखना, 4 बहमनी राज्य कौन कौन से थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। और बहमनी राज्य की स्थापना किन के समकालीन थी? विजयनगर साम्राज्य के समकालीन ही थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पहले तो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ और बाद में कौन? बहमनी साम्राज्य। तो 4 बहमनी राज्यों ने यानी गुट बनाकर एक संयुक्त संघ बनाकर आक्रमण किया किन पर? विजयनगर पर। और इस युद्ध में कहते हैं कि राम राय मारा गया और विजय कौन हुए? बहमनी संघ ने पूरे विजयनगर का विनाश कर दिया, तहस नहस कर दिया था। और इस युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया या वैभव समाप्त हो गया। और तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार आर सेवेल है। कौन है? इतिहासकार आर सेवेल। आर सेवेल ने इसका उल्लेख किया है, ए फॉरगेटन एम्पायर। फॉरगेटन एम्पायर इनकी क्या है? पुस्तक है। आर सेवेल ने तालीकोटा युद्ध का यानी सविस्तार से उल्लेख किया है किसमें? ए फॉरगेटन एम्पायर। और आर सेवेल कहते हैं कि संसार के इतिहास में आज तक
इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश होते नहीं देखा, जैसा कि देखा था किसका? विजयनगर का। इस संसार के इतिहास में इतने वैभवशाली नगर का जो सहसा सर्वनाश किया मिलकर, ऐसा उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, एक बार पुनः बता देता हूं। तालीकोटा युद्ध का दूसरा नाम राक्षस तगड़ी या बनीहट्टी युद्ध कब हुआ? 23 से 25 जनवरी 1565। तालीकोटा युद्ध कब हुआ? 23 से 25 जनवरी 1565। यानी 4 बहमनी राज्यों ने संघ बनाकर आक्रमण किया किन पर? विजयनगर पर। और इस आक्रमण में युद्ध में कौन? रामराय मारा गया। और बहमनी राज्य यानी इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का क्या किया? विनाश। तालीकोटा युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का वैभव समाप्त हुआ। तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन? इतिहासकार आर सेवेल उल्लेख किसमें करता है? फॉरगेटन एम्पायर। और सेवेल क्या कहता है कि संसार के इतिहास में इतने वैभवशाली नगर को जिस प्रकार तहस नहस किया, ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो। एक बात लिख देना कि तालीकोटा युद्ध के साथ ही या तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का वैभव समाप्त हुआ। विजयनगर का वैभव समाप्त हुआ। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अराविडो वंश व विजयनगर की अन्य महत्वपूर्ण बातें। अभी आपने उन्हें एक बार ध्यान से सुन लेना मुख्य बातें। तुल्लो वंश संस्थापक कौन? वीर नरसिंह। और तुल्लो वंश व विजयनगर साम्राज्य का सबसे ताकतवर शासक कौन? कर्षण देव राय। दरबार में 8 विद्वान अष्टदिग्गज कहलाए। कर्षण देव राय का काल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग था। हजारा मंदिर व विठल स्वामी मंदिरों का निर्माण कराया। राजमुंद्री, उदयगिरी, बीजापुर, इन सब को जीता था, पराजित किया था किसने? कर्षण देव राय ने। कर्षण देव राय के अष्ट दिग्गजों में शामिल थे कौन? तेनालीराम। उपाधियों में विशेष आंध्र भोज, आंध्र पितामह। इनके अलावा कर्षण देव राय के उत्तराधिकारी अच्युत्य देव राय। अच्युत्य देव राय में केवल इतनी बात याद रखनी, उनके समय पुर्तगाली यात्री नूज आया था। और फिर सदाशिव। तुल्लो वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? सदाशिव। सदाशिव के समय वास्तविक शासन की बागडोर किनके हाथों में थी? रामराय। और रामराय के यानी रामराय ने बीजापुर व गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा था। तो 4 बहमनी राज्यों ने संयुक्त संघ बनाकर किन पर आक्रमण किया? विजयनगर पर। और वो कौन सा युद्ध कहलाया? तालीकोटा। कौन सा कोटा? तालीकोटा। तालीकोटा युद्ध के बाद किन का वैभव समाप्त हो गया? विजयनगर साम्राज्य का वैभव समाप्त हुआ। अब देखो नेक्स्ट लास्ट रहता है इसका वंश अराविडू और अन्य बातें अगली क्लास में देखेंगे। इति सिद्धम।